from the badge of honor to a day of national shame to the night of revolution to the classical conflict between the oath of a revolutionary and the duty of a citizen. The above phrases are milestones in the journey of a small revolutionary in the historic Kisan Andolan and tries to paint a true picture of this historic movement from my perspective. Background. The life of a revolutionary is tough. People always talk about the sacrifices made by a revolutionary. But in my opinion, personal sacrifices are only a minuscule part of his journey. Nevertheless, it is bound to be fueled by abject poverty, social dishonor from contemporary generations, and even the sacrifice of his own self respect and dignity while furthering his cause. Revolution starts from within. It is simply the spirit to fight for change, despite knowing that even after sacrificing his life, he may or may not achieve anything. It is about going against the set norms of the society and thus face its wrath and continue fighting for the same society. Society kills you bit by bit, minute by minute, scolds you, advises you, begs you to change your path and let the things be as it is and look for your own life. But your conscience doesn't let you do that. Then they start deserting you, and eventually you are left alone on the long path. But a man is not born alone on this planet, and he also has a heart. And there are a few hearts who care for him, love him, especially his parents. Revolution is a choice of a man's own heart, but the sad truth is that the price is paid by those hearts who love him or care for him, despite having no role in his choice of revolution. In fact, they were the ones who stopped him the most simply because they loved him. And this heartless fellow, despite knowing this fact, takes a choice of revolution. सच कहूँ तो एक क्रांतिकारी जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया, उनके ही खुशियों का गला घोंटता है, उनके ही सपनों में आग लगाता है, उनको ही जिंदा लाश बनाता है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है और वो ही उसकी क्रांति का कीमत चुकाते हैं। अभागे होते हैं वो माँ बाप जो एक क्रांतिकारी को जन्म देते हैं, और उनसे भी ज़्यादा अभागा होता है वो अंतरात्मा का गुलाम जो सब जानते हुए भी ये चॉइस लेता है। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बातें पागलपन लगेगा। उनको मेरी सलाह है कि विवेकानंद, भगत सिंह के बारे में ना पढ़ें, उनकी माँ की ज़िंदगी के पन्ने पलटे या किसी क्रांतिकारी से पूछ ले। एक क्रांतिकारी के बारे में कुछ फैक्ट्स और जान लें। वो उसके लिए आवाज़ उठाता है जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। वो उनके लिए लड़ता है जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। उसकी लड़ाई हमेशा सिस्टम के खिलाफ होती है, ना किसी इंसान के खिलाफ। वो समस्या पे नहीं, समाधान पे काम करता है। लोकतंत्र में जब लोग तंत्र का हिस्सा होते हैं तब उन्हें क्रांतिकारी अच्छे नहीं लगते, पर जब वो तंत्र से बाहर निकलते हैं या तंत्र में जाने से पहले क्रांतिकारी उन्हें अच्छे लगते हैं। भारत के लोकतंत्र में जो जनता है, जो तंत्र है, उसका कल्चर आज भी वही है जो अंग्रेजों के शासन काल में था। बस शक्ति लोग के पास है, वो भी इलेक्शन के समय, और इसके लिए हम भारतवासी ही जिम्मेदार हैं जो आज़ाद तो हुए पर आज भी मानसिक गुलाम है। सरकारी नौकरी के प्रति जो हवस है वो इसी मानसिक दिवालीपन और लूट तंत्र का जीता जागता उदाहरण है।
भारत के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, एक सरकारी क्लर्क को साइंटिस्ट से ज़्यादा इज्जत दी जाती है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो इस मानसिक दिवालियेपन को और बढ़ावा देता है, और इससे मजबूर होकर यूथ, जो कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 40 साल तक तैयारी कर रहे हैं, जो उनके प्रोडक्टिव एज का पीक है, और अपने जीवन और देश दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। और इसके लिए यूथ नहीं, पिछला जनरेशन जिम्मेवार है, जो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर करता है, क्योंकि उन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा और वो कभी सिटीजन नहीं बन पाए, और सब के सब अपने बच्चों को तंत्र का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तंत्र जो लूट और मिसयूज ऑफ पावर से भरा है, और सरकारें, केंद्र और राज्य के पास इतनी नौकरियां हैं ही नहीं। सरकारों के पास इतनी नौकरियां है नहीं, इसलिए वो 3-4 साल तक एक एग्ज़ाम लेने का ड्रामा करते रहते हैं। जाने अनजाने आज के समय की हर क्रांति लोक और तंत्र के बीच की लड़ाई है। एस टुकड़े टुकड़े गैंग फेमसली सेज, हम भारत से नहीं, भारत में आज़ादी चाहते हैं। हालांकि एक बात और समझने की ज़रूरत है, जिस दिन एक क्रांतिकारी अपने फ़ायदे या और उसके लिए हिंसा की तरफ अग्रसर हो जाता है, वो एक आतंकवादी हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। As Bhagavad Gita teaches us, no action is right or wrong. It is the intent behind that action which makes it right or wrong. कोई भी कर्म सही या गलत नहीं होता है, वो किस इरादे से किया गया है वो उसे गलत या सही बनाता है। होली कुरान टीचेज अस द सेम। पवित्र कुरान हमें यही सिखाता है, अल्लाह बस तुम्हारी नीयत देखता है, कुछ भी नहीं। सेम इज द टीचिंग इन होली बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एंड ऑल अदर सेक्रेड लिटरेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। यही सीख हमें पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और दुनिया की जितनी भी पवित्र ग्रंथ है उन सब में यही सीख हमें मिलता है। बट वी ह्यूमंस आर वीक, it is hard to follow the path of righteousness, so we interpret these texts according to our whims and fancies and try to justify our acts, considering the Almighty as a fool. But he is not a fool, we should remember that. और हम इंसान कमज़ोर होते हैं, सही रास्ते पे चलना मुश्किल होता है, तो हम इन धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं, उसको अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, जैसे मन होता, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके और अपने कर्मों को जस्टिफाई कर सके, साबित कर सके कि हमने सही किया है, कंसिडरिंग द ऑलमाइटी एज ए फूल। और जिसने हमें बनाया हम उसे मूर्ख समझते हैं, बट ही इज़ नॉट अ फूल, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वी शुड रिमेंबर डैट। हम सबको ये याद रखना चाहिए। सेम इज़ व्हाट वी डू टू आवर ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन। यही काम हम अपने प्यारे संविधान के साथ कर रहे हैं, और आज की हर क्रांति उस कॉन्स्टिट्यूशन को ज़मीन पे उतारने की लड़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी, द स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन हिट मी माइल्डली इन 2016, 2016, बट इन 2019 एंड I was forced by my conscience to act like a revolutionary and became one. Last 5 years have been too tough, worse than death, especially the last 1.5 years. And finally, when a challenge struck me in December 2020 amidst upeksha and poverty due to my failures, circumstances, personal and revolutionary battles. Chapter 2, The Challenge.